पूरे प्रदेश के साथ साथ बलरामपुर में भी कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। वहीं जिले में तमाम ऐसे लोग हैं जो कामकाज और कोर्ट कचहरी के चलते अपने डर से दूर रहने को मजबूर हैं, जिसके चलते बलरामपुर में प्रशासन ऐसे तमाम लोगों के लिए सहारा देने का काम कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। हिमालय की तलहटी और तराई क्षेत्र होने के कारण पहाड़ और जंगलों से होकर आने वाली ठंडी हवाएं किसी को भी घर में रहने के लिए मजबूर कर सकती हैं। कड़ाके की ठंड के कारण जो लोग साधन संपन्न नहीं हैं, उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तमाम लोग ऐसे भी हैं जो रोजी रोजगार तथा कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपने घर से दूर रहने को मजबूर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरा ही एकमात्र सहारा होता है। बलरामपुर जिला मुख्यालय के जिला मेमोरियल चिकित्सालय के बगल स्थापित रैन बसेरा ऐसे तमाम लोगों के लिए सहारा देने का काम कर रहा है। बड़ी संख्या में लोग विभिन्न कारणों से जिला मुख्यालय आते हैं और धन अभाव के कारण किसी होटल या धर्मशाला में नहीं रह पाते। लाइव टुडे की टीम ने बलरामपुर नगर पालिका द्वारा स्थापित रैन बसेरे में व्यवस्थाओं का जायजा रात में जाकर लिया तो व्यवस्थाओं की स्थिति संतोषजनक दिखाई दी। बलरामपुर नगर पालिका परिषद अपने कामों के लिए हमेशा चर्चा में रहा है। कंबल वितरण हो, अलाव जलाने की बात हो या फिर रैन बसेरे में व्यवस्था की, ठंड के महीने में हमेशा संतोषजनक व्यवस्था करता आ रहा है। यहाँ पे हमारी ड्यूटी लगी है। जो भी यात्री आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनका डेटा हमको नोट करना पड़ता है। जो कि नगर पालिका के हम कर्मचारी हैं, तो हम जब भी आते हैं तो इनका एंट्री हमारा सबसे पहला फर्ज बनता है एंट्री करना। एंट्री करने वाले कितने बजे आते हैं, कहाँ जाते हैं खाना पीने के लिए, तो इनका एक टाइम निर्धारित है। जो भी लोग आते हैं सबका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उनका हम नाम, पता, एड्रेस सब नोट करते हैं। उसके बाद जो भी यात्री आते हैं यहाँ पे सोए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सेवा इन लोग के लिए लगा हुआ है। इन लोग को रात में हम लोग देखभाल करते हैं। कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता है बिना परमिशन के, और इसीलिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है। रैन बसेरा रैन बसेरा 1 महीना पहले से ही पूरी तरह तैयार कर दिया गया है और जो भी मुसाफिर वहां आ रहे हैं या जो भी जरूरतमंद वहां आ रहे हैं, उनको पूरी व्यवस्था वहां दी जा रही है। वहां कर्मचारियों की ड्यूटी व्यवस्था की गई है। महिलाओं को रोकने के लिए खास तौर से अलग कमरे की व्यवस्था की गई है, जिसमें गद्दे, रजाई, चद्दर, तकिया और कंबल की व्यवस्था है। इस प्रकार रैन बसेरे के हॉल में ढेर सारे गद्दे और रजाई रखे गए हैं, जहां पर एक साथ कई दर्जन लोग रात गुजार सकते हैं। जिला मुख्यालय पर दूसरा रैन बसेरा बस स्टेशन पर अस्थायी रूप से बनाया गया है, जहां पर यात्रियों को रुकने की व्यवस्था है। वहीं 8-8 घंटे की शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो आने वाले यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हैं। कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए रैन बसेरे में प्रत्येक दिन सैनिटाइजेशन किया जाता है तथा आने वाले आगंतुकों को भी अलग अलग लेटने की व्यवस्था दी जाती है। जनपद बलरामपुर में कड़ाके की ठंड आज 2 से 3 दिन हो गए हैं। लगातार कोहरा छाया हुआ है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिले में नवंबर माह से ही रैन बसेरा का निर्माण करा दिया गया था। यहाँ पर गद्दा, रजाई और सभी की व्यवस्था कर दी गई थी। इस समय हम खड़े हैं बलरामपुर जिला मुख्यालय के नगर पालिका परिषद द्वारा जो तैयार किया गया है रैन बसेरा। ये जिला चिकित्सालय के बगल में स्थापित किया गया है और काफी पुराना है। एक अस्थायी रैन बसेरा है जहां पर प्रत्येक वर्ष व्यवस्थाएं की जाती हैं। नगर पालिका प्रशासन द्वारा इस रैन बसेरे में भी पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ रुकने की और रहने की पूरी व्यवस्था है। नीचे इसके सोलर कॉम्प्लेक्स है जहाँ यात्रियों के जो है फ्रेश होने की व्यवस्था पूरी तरह से है। जो दूर दराज से लोग आते हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं। कई लोग यहाँ पर इस समय हैं भी, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? गाजीपुर से आए हैं सर।
कब आए हैं और क्या करने आए हैं? 2 तारीख से आए हैं। काउंसलिंग चल रही है यहाँ पे टीचर की, उसी काउंसलिंग के लिए आए हैं हम लोग। तो मतलब अभी नियुक्ति नहीं मिली है, स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। स्कूल आवंटन होने के बाद यहाँ से चलेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम फतेहपुर से आए हैं, सुनील पाल है नाम है हमारा। हम भी जो है काउंसलिंग के लिए आए हैं और विद्यालय आवंटित होने के बाद यहाँ से जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं बेटा? प्रयागराज से आए हैं हम। ये जो शिक्षा वाला काउंसलिंग चल रहा है उसे लिए आए हैं। विद्यालय आवंटित होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। प्रयागराज से हैं। आप कहाँ से आए हैं? काशी से, काशी बनारस। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि कोई फतेहपुर से आया है, कोई गाजीपुर से आया है, कोई प्रयागराज से है, बनारस से हैं। ये तमाम जनपद हैं जो दूर दराज के जनपद हैं और ये लोग यहाँ आए हैं नियुक्ति पत्र लेने के लिए। जो अध्यापक की नियुक्ति पत्र इस समय वितरित की जा रही है, यहाँ पर आश्रय लिए हुए हैं रैन बसेरे में। इसी प्रकार जो और यात्री कहीं जाने के लिए आते हैं, उनको बस नहीं मिला या कोई और कारण हुआ तो यहाँ पर आकर के आश्रय लेते हैं। और यहाँ पूरी व्यवस्था जैसा कि दिखाई दे रहा है, अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरी व्यवस्था मुकम्मल कराई गई है। अखिलेश्वर तिवारी, लाइव टुडे, बलराम। कृषि बिल को लेकर पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जैविक की खेती करने वाले किसान कृषि बिल का समर्थन कर रहे हैं। जैविक की खेती करने वाले भरत भूषण त्यागी 2019 में पद्मश्री अवार्ड से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किए गए हैं। भरत ने जैविक खेती पर पीएचडी भी की है। दरअसल भरत बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र के गांव बुढ़ा वाजिदपुर में रहकर जैविक की खेती कर रहे हैं। आपको बता दें कि भरत भूषण त्यागी अपने फार्म पर जैविक की अनेक प्रकार की खेती करते हैं। जैविक की खेती में धनिया, हल्दी, गेहूं, गन्ना, संपूर्ण घास, हींग, कृष्णकल फल, स्टीफिया, सहजन, कालमेघ, सतावर, नींबू, तुलसी जैसी कई अन्य फसलों को एक सीजन में करते हैं। वहीं अपने यहाँ पर काम करके वो फसल को कटकर जड़ी बूटी भी बनाते हैं और तरह तरह की खेती करते हैं, जिनकी दवाइयाँ बनती हैं, जिनसे दोगुनी आमदनी भी होती है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने सरकार से पद्मश्री प्राप्त भी किया है और वह जैविक खेती से पूरे ज़िले में और पूरे भारत में जाने भी जाते हैं। हम उनसे खास बातचीत करते हैं। उनके हम फार्म हाउस पर हैं। वह किन किन खेती को करते हैं और उनसे खास बातचीत करते हैं। उनसे जानेंगे कि वो जो खेती कर रहे हैं वो किस किस खेती को करते हैं और क्या क्या फसल उगाते हैं। हमारे साथ भारत भूषण त्यागी जी जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे। सर, लाइव टुडे में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, तो क्या क्या खेती करते हैं? देखिए, मेरा नाम पद्मश्री डॉक्टर भारत भूषण त्यागी है और मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं और साथ ही ये निवेदन भी करता हूं कि जो सवाल आपने किया है कि हम क्या क्या खेती करते हैं, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैविक खेती के अंतर्गत हम इस क्षेत्र में होने वाली सभी फसलें करते हैं। जैसे मेरे पास में 4-5 प्रकार के अनाज, 2-3 प्रकार की दालें और तेल वाली सब्जियाँ, तेल वाली फसलें, सब्जियाँ, मसाले, जड़ी बूटियाँ और उसके साथ साथ में इमारती लकड़ी और पशुओं के लिए चारा। तो इस प्रकार से हम यदि पूरे खेत में देखते हैं तो 25-30 प्रकार की चीज़ें हैं जो हमारे उपयोग में लाई जाती हैं। भारत जी, आपको सरकार द्वारा एक पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। पूरी तरीके से जिला बुलंदशहर में तो आपका नाम रोशन है ही और पूरा भारत भी आपको जानता है। तो कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो पूरी तरीके से उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो जैविक खेती है और जो आप जो फसल उगाते हैं, उनसे किसानों से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? देखिए, किसान भाइयों से मेरी एक सीधी सी अपील है कि अब खेती में बदलाव के लिए हमको ज़्यादा सरकार के सहारे चलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खेती और प्रकृति का गहरा संबंध है। यदि हम प्रकृति की व्यवस्था को ठीक ठीक समझते हैं तो एक खेत में अनेक चीज़ें पैदा होना, समय से पैदा होना, दूरी से सही दूरी पर फसलों को लगाए जाना, उसके लिए कौन से बीज होंगे, तो इन जानकारियों के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक एकड़ में जहाँ 50-40 हज़ार रुपये पर ही रुक गए हैं, वहाँ पर हम 4-5 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। इसके लिए अब बहुत बड़े विकल्प भी भारत सरकार के द्वारा खुलते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को और कृषि के व्यवसायीकरण को लेकर बड़ी बात कही है और जैविक खेती का प्रमाणीकरण, जैविक खेती के एक योजनाबद्ध कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जा रहे हैं।
आवश्यकता ये कि किसान भाई जैविक खेती से न जाने क्यों डरे हुए हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जैविक खेती केवल समझने का काम है। जी, एक चीज़ और मैं जाननी चाहता हूँ लाइव टुडे के माध्यम से, जो रसायन खेती है और जैविक खेती है उसमें कितना अंतर है? देखिए, रसायन खेती का जैविक खेती का कोई मुकाबला नहीं है। जैविक खेती में कोई लागत होती ही नहीं। जैविक खेती में हम एक तो प्रकृति की व्यवस्था के साथ चलते हैं। जमीन जो कमज़ोर हो रही है वो ताकतवर होने लगती है, पानी की बचत होती है, जुताई की बचत होती है, लागत इसमें कुछ होती नहीं। और ठीक इसी प्रकार से जब हम अपनी चीज़ों को बाज़ार तक ले जाते हैं तो इनकी मांग बहुत है, जिसके लिए प्रमाणीकरण और प्रोसेसिंग करना भी इसके लिए एक आवश्यक कार्यक्रम बन जाता है। लेकिन उससे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जहाँ हम 300 रुपये कुंटल का गन्ना बेच रहे थे, हम यदि उसका गुड़, शक्कर, सिरका और अनेक उत्पाद बनाकर बेचते हैं तो उनकी आमदनी 5 से लेकर 10 गुना तक बढ़ जाती है। तो ये थे हमारे साथ भारत भूषण त्यागी जो हमारे साथ जुड़ रहे थे। पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो लाइव टुडे से आप जुड़े। और पूरे जो भारत में कृषि विधेयक बिल को लेकर किसान इकट्ठा हुए हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं, उन्हें त्यागी जी ने साफ तौर से किसानों से अनुरोध किया है कि वो अपनी खेती किसानी पर ध्यान दें और जो जैविक खेती है उस पर अपने ध्यान दें। रसायन खेती में किसान अपना थोड़ा सा मुंह मोड़ें और जैविक खेती में अपना ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भारत भूषण त्यागी जी जो हैं जिला बुलंदशहर के निवासी हैं, जिन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर जो ये फील्ड है पूरी तरीके से बनाया हुआ है और ये विभिन्न खेतियाँ यहाँ पर कर रहे हैं। और जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि ये विभिन्न खेतियों के करने के साथ साथ वह इनसे काफ़ी लाभ भी ले रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो जैविक खेती है किसानों पर कितना असर पड़ता है। और जो भारत भूषण त्यागी हैं उन्होंने भी किसानों से अनुरोध किया है कि जैविक खेती को ज़रूर किसान अपनाएं और जिससे कि किसानों को ज़्यादा लाभ हो सके। कैमरा पर्सन मनोज गिरी व सहयोगी इमरान के साथ मैं मुकेश कुमार, लाइव टुडे, बुलंदशहर। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। देश को जो देता अन्न अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा, खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सर्दी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ने लगा और ऐसे में ठंड से बचाव के लिए शासन प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है। गरीब, बेसहारा और राहगीरों के गुजर बसर के लिए सरकार ने सभी जिलों में निःशुल्क रैन बसेरों की व्यवस्था की है और इसी के साथ हर साल सरकार ने गर्म ऊनी कंबल असहाय और गरीबों को बांटे हैं। इसी के चलते जिलाधिकारी अरुण कुमार ने देर रात भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए नगर पंचायत अमेठी में निराश्रित, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किया और इसके साथ जिलाधिकारी के निर्देश पर आज सभी उप जिलाधिकारियों ने अपने अपने तहसील अंतर्गत निराश्रित, असहाय व जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। साथ ही रैन बसेरों का निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने और क्षेत्र में जगह जगह अलाव की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देखिए, जनपद में जो हमारी जाने की जो तैयारियां हैं उसी क्रम में हमारे यहाँ पर रैन बसेरों का संचालन किया चुका है तथा अलाव की व्यवस्था भी की गई है। इसके अतिरिक्त हमारे जो कंबल वितरण का जो टारगेट आया था उसी क्रम में जो टेंडर की प्रक्रिया की गई थी उसके पश्चात हमारे यहाँ पे कंबल की सप्लाई शुरू हो गई है और उसी के क्रम में सभी तहसीलों को जो हमारे कंबल हैं वो नियमानुसार बांट दिया गया है तथा उसके अनुसार जो वितरण है वो प्रारंभ कर दिया गया है। इसी क्रम में आज यहाँ पर अमेठी में आकर यहाँ पर रैन बसेरे के पास में जो लाभार्थी हैं जो उनको कंबल का वितरण किया गया है तथा सभी तहसीलों को भी इसी प्रकार से टारगेट दिए गए कि तत्काल जो है कंबल का जो है वितरण प्रारंभ कर दिया जाए तथा सभी तहसीलों में अलाव का और रैन बसेरों का भी प्रारंभ कर दिया जाए। कोटद्वार के लकड़ीपड़ा इलाके में ट्रेंचिंग ग्राउंड के बाहर खुले में कूड़ा डालने से नाराज स्थानीय लोगों और राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम के खिलाड़ियों ने कूड़ा लेकर आती गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी। साथ ही नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। दरअसल लोगों का कहना है नगर निगम के ट्रेंचिंग ग्राउंड के बाहर खुले में कूड़ा डाला जा रहा है जो कि एनजीटी के मानकों का उल्लंघन है। कई बार एनजीटी के फटकार लगाने के बावजूद भी नगर निगम खुले में स्टेडियम, गौशाला और मुक्तिधाम के बाहर कूड़ा डाला जा रहा है। इस कूड़े से उठती दुर्गंध और धुएं से सभी स्थानीय लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बहुत परेशानी होती है खेलने में, बहुत जब हम सांस लेते हैं तो उसमें बहुत बदबू आती है, मतलब लेने में तो सांस लेने में बहुत दिक्कतें होती है। हमें स्पोर्ट्समैन को हर चीज़ की दिक्कत होती है इस कूड़े की वजह से। कभी आग लग जाती है कूड़े में तो कूड़े के जो धुआं आता है तब सारा स्टेडियम में आता है, इसकी बदबू भी सारी स्टेडियम में जाती है। इस कूड़े के निस्तारण के लिए कई बार विरोध किया है, गाँव वालों ने भी किया है, हर किसी ने किया है विरोध। कोई सुनाई नहीं हो रही है, इसकी सुनाई नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। देखो, हमने एक हफ्ते पहले से नगर निगम के बाहर हमने धरना दिया हुआ है, लगातार 2 घंटे का धरना वहाँ पर कर रहे हैं और हमारे कई मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग तो हमारी यही है कि जो कूड़ा जो शहर के बीचों बीच यहाँ पे फेंका जा रहा है वो भी स्टेडियम के बाहर खुले में, जो कि एनजीटी के मानकों का उल्लंघन है। एनजीटी ने इस पर कई बार नगर निगम कोटद्वार को फटकार लगाई है, जुर्माना लगाया है, फिर भी इसके बावजूद ये यहाँ पर कूड़ा डालना बंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बगल में बच्चों का स्टेडियम है जिसमें हज़ारों बच्चे डेली खेलने आते हैं। मुक्तिधाम यहाँ पर है जिसमें लोग मुर्दे फूकने आते हैं और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में डेली आते हैं, वो इसी गंद को सूंघते हैं। यहाँ पर गौशाला है, यहाँ पर सरकारी पोस्टमार्टम केंद्र है, तमाम इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। सबसे बड़ी बात, 2 कदम उधर लालपानी बस्ती है, पीछे यहाँ पर झूला बस्ती है, तमाम गांव हैं। इतने घोर आबादी के बीच में इस प्रकार से खुले में कूड़ा डालना और इस गंद को सहना कहीं ना कहीं सारे जनता के जो है जीवन को दुभर किया है इन्होंने। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में वन धन विकास योजना शुरू की, जिसके चलते वन धन विकास योजना का संग्रहण और काजू प्रसंस्करण महिला समूहों और ग्रामीणों के लिए कारगर साबित हो रहा है। इस योजना से महिलाओं को स्वरोजगार मिल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वनांचल क्षेत्र में रहने वाली गरीब ग्रामीण महिलाओं को लाभान्वित करना है। बस्तर क्षेत्र में के वनों से प्राप्त होने वाले कई प्रजाति की इमली, काजू इत्यादि को शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर महिला समूह के माध्यम से हाट बाजारों में खरीदा जा रहा है। वैसे तो योगी सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है इसका नज़ारा आप यूपी के फतेहपुर में देख सकते हैं, जहां लोग नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। आलम यह है कि जल निकासी की व्यवस्था न होने से घरों का पानी सड़क पर भर जाता है और अपनी बदहाली खुद बयां करता है। देखिए रिपोर्ट।
देश में सत्ता बदली, सरकारें बदली, नेताओं के दल बदले, लेकिन नहीं बदली तो बदहाली की तस्वीरें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फतेहपुर के खागा तहसील क्षेत्र के शाहपुर और हरदासपुर गांव की, जहां जल निकासी की व्यवस्था न होने से घरों का पानी सड़क पर भरा रहता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर भरा पानी खेतों में भी चला जाता है, जिससे फसलों को भी नुकसान होता है और कई तरह की जानलेवा बीमारियां भी पनपती रहती हैं। कहीं कहीं तो खरंजा के बीच में नाली निर्माण हुआ, लेकिन उसको बंद नहीं करने से उसमें निकली सरिया से कई लोग घायल भी हुए। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले में ग्राम प्रधान से लेकर जिले के अधिकारियों तक शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे गांव के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। अरे जितना पानी निकलता है सब इधर जाता है खेतहन में, खेत वाला आता है तो गुस्साता है कि मेरे खेत में पानी न उतारा, थाना पुलिस वो करता है। तो ये प्रधान द्वारा नाली बनवाई गई कि नहीं? नहीं बनवाई गई। शिकायत कभी आपने किया इस बारे में? इसकी शिकायत कई बार भाई। क्या हुआ? कोई सुनाई नहीं हुई। कोई सुनाई नहीं? नहीं। तो गांव में देखा जगह जगह पानी भरा हुआ है, इसी वजह से है क्या? अब यही जगह से कतों सुनाई नहीं होती है, तो इसी वजह से पानी भरा है। गांव के बुजुर्ग बच्चे आए दिन ठोकरे खाकर इस गंदगी में गिरने को मजबूर हैं। इस नारकीय जीवन से छुटकारा पाने के लिए कई बार गांववासी एकत्रित होकर अधिकारियों और नेताओं के पास गए, लेकिन इस समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। लोगों का यहां तक कहना है कि जब किसी उच्चाधिकारी के पास जाते हैं तो मौके पर कर्मचारी आकर नापजोक कर चले जाते हैं, लेकिन आज तक इस गांव की ओर किसी ने देखना भी उचित नहीं समझा। इस गांव के लोगों ने तमाम प्रयास किए, लेकिन जल निकासी नहीं होने के कारण उसमें भी सफलता नहीं मिली। प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए पैसा खर्च कर रही है, लेकिन गांव में विकास कार्य ना के बराबर देखने को मिलता है। यूपी के फतेहपुर जिले के खागा तहसील क्षेत्र के शाहपुर हरदासपुर गांव में जहां जल निकासी की व्यवस्था न होने से घरों का पानी सड़क पर भरा होने से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। सड़क पर भरा पानी खेतों में भी चला जाता है, जिससे फसलों को भी नुकसान होता है। समस्या यहाँ की रास्ते में पानी बहता है यहाँ हमारे यहाँ, और यहाँ नाली के लिए रास्ता छोड़ी गई थी, जगह पड़ी है नाली के लिए, मगर आज तक किसी कोई प्रधान ने नाली बनवाया नहीं है। और ये खेत वाजन से रोज विवाद होता रहता हम लोगों का। कभी इस बार में शिकायत एक प्रधान से किसी बार? अरे हम 50 बार कह चुके हैं, बोल रहे हैं भाई किससे लाठी करें, किसकी जमीन बनवा दे, जबकि ग्राम समाज जमीन पड़ी है सब नाली के लिए। कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं है। पानी तो जगह जगह देख रहे हैं भरा हुआ है पानी है। तो जब गाँव में कहीं व्यवस्था नहीं है, जब भाई कच्चा काम आदमी करवाने के पैसा खाने के लिए बहुत है, मगर कहा कि पक्का काम कोई करवाना नहीं चाहता है। इससे तो बीमारी फैलने की डर है। हाँ, तो बीमारी तो फैल ही रही गांव में। आए दिन देखो, जाके घर का पता करिए कितने लोग बीमार हैं, कितने बुखार में, कितने डेंगू, किसी को ऐसे बहुत केस हमारे गांव में हो रहे हैं। तो कोरोना का समय भी चल रहा है। हाँ, चल तो रहा कोरोना का समय, मगर कहा गांव में कोई विकास नहीं हो रहा हमारे। मेरे यहाँ रोड इसलिए नहीं बना कि थोड़ा सा मैं बोल रहा था कि 5-6 इंच ईंटा बच रहा है, इसको भी लगा लो। कोई आदमी जमीन नहीं दे रहा, मैं तो खुद जमीन दे रहा हूँ, तो उसी में नाराज हो तो नहीं लगवाए, कहे ये मेरा काम है, मैं जैसा होगा जैसा करूँगा। जो रोड बना है क्या स्थिति है उसकी? ये जो रोडें बनी है अभी हाल में, नाली सगल टूटी हुई है, हर आदमी सरिया निकली है, गड्ढे हैं, गांठी घुस जाते हैं, तो आदमी जो है गिर जाए, लड़के बच्चे जो है गिर जाए तो चोट खाए होता। शिकायत कभी की किसी से आपने? इसकी शिकायत हम कई बार जो है वीडियो साहब को दिए, सेक्रेटरी को दिए। सेक्रेटरी तो दारूखोर है, आते जाते नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। अब सुनने का मेन बात यह है कि प्रधान जी जो है यहाँ से सब मिला हुआ है, वीडियो को सेक्रेटरी को सब खरीदे हैं, तो लोग कैसे आए भाई? उनका भी परसेंटेज मिलता है, तो कहे आए? ये कारण है, मेन कारण तो ये। पानी भरा होने से कई तरह की जानलेवा बीमारियां भी अपना भयानक रूप दिखा रही हैं और सरकार के बड़े बड़े दावे फेल होते दिख रहे हैं। बदहाली की ये तस्वीरें शासन प्रशासन की योजनाओं पर पानी फेरती नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जिम्मेदारों की नजर कब इन समस्याओं पर पड़ेगी और कब तक इन लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। फतेहपुर से रामचंद्र सैनी की रिपोर्ट, लाइव टुडे।
खबरों के साथ अर्बन अपडेट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।